बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक औगोज़ तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन उसके बाप का नाम गुंदोज़ अव्वल बताते हैं। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलीबियों से झड़प में उसने अनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और ज़हानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के कले के नजदीक था और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालिफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके कले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी कला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचक मुहिम का सरबराह नवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए। दो दुर्गा कबीले का सरबराह अर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरअंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबाबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके।
एर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नवियान के खिलाफ जंग के दौरान एर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। एर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो एर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। एर्तुगरुल के भाई की पुश्त पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे एर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नवियान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ एर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुश्त पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान एर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावेदार कबीला था, जिसके सरदार जानेदार बे के बेटे औराल ने एर्तुगरुल की मुखालिफत की और उसके कालीनों के काफिले पर हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तिजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तंतीनिया के सलीबियों का जासूस था। जब एर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। एर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन एर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रोमी और ईसाई ताजरों से जब एर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को बरगलाया कि एर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही एर्तुगरुल का मद्दाह हो चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने एर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापस कूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने एर्तुगरुल को कारा चायसार कला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चावेदार कबीले का औराल बे एर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलियार और बहन इस्लाहान ने एर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जानफिशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई औराल को एर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरबराह बना दिया गया और एर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुत, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फजा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प में कले का कमांडर वेसिलियोस एर्तुगरुल के हाथों मारा गया और नीकिया के शहंशाह ने आरस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरस ने एर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक और चावेदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने एर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने एर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। एर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चावेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नूरगुल को बना दिया।
اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائسار قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کے سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں سلطان کو اس نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاؤ الدین کیقوباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسرو کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنالپ نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گنالپ بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنالپ کو کارا چائسار قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر گیا۔ سوغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاؤ الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اوکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا تو سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اوکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائی خان کے بیٹے قدن خان کو جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار، قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین کیکاؤس نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باقیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔
इस दौरान अर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जद्दोजहद ज़ाहिरी नहीं थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलिकुल ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन के काउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन दो बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने उमरूलो कबीले को सोगोत में बसाने का फैसला किया। उमरूलो कबीले का सरबराह अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में अर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था, जो अर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरूलो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज एलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन अर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अल्बास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। अर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल्बास्ती बोलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जिंगूच के रूप में। अल्बास्ती ने अर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। अर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजिर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के दो सरदारों को कत्ल कर दिया जो उसके कबीले पर हमला आवर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और अर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए, लेकिन अर्तुगरुल एक मर्तबा फिर अपनी ज़हानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल उन दुश्मनों से निमटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरुक बोगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरुक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। अर्तुगरुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदारबे को कायम मकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फात हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत और फरोग इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमानिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है।